नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल एजुकेशन की फोर्थ यूनिट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में बताने वाला हूं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ होने वाली है यहाँ पर हम सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स भी देने वाला हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जहाँ पर एमसीक्यूज 1 मार्क 3 मार्क और 5 मार्क्स को करते हुए इस सिलेबस में इस कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फोर्थ यूनिट को। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ के साथ में बताता हुआ आगे चलने वाला हूँ। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो अपने को इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो अपने को इस यूनिट में सबसे पहले पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। देन अपन पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जिसमें अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या उनके कॉजेज होते हैं, क्या क्या उनका नेचर रहता है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। ये इसको अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ से 5 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देन उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, उनके वेरियस कॉजेज, क्या क्या उनके नेचर हैं। देन अपन पढ़ेंगे ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD सभी के अपन सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे अच्छे से। देन अपन उनके कॉजेज और नेचर को पढ़ने वाले हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से क्योंकि 1 मार्क के बहुत सारे MCQs बनते हैं तो उन सभी MCQs को भी अपन यहाँ पर से देखने वाले हैं। देन बढ़ते अपन आगे तो अपन पढ़ेंगे कि वेरियस डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स क्या होते हैं। एटिक्वेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार, तो हमें क्या क्या शिष्टाचार का फॉलो करना चाहिए जब अपन किसी भी डिसेबल पर्सन से मिलते हैं। तो देन उसके बाद 4 पॉइंट टॉपिक जो पहले आपके सिलेबस में था लेकिन अब सीबीएसई ने इसको पहली फुर्सत में निकाल दिया है। देन अपन देखेंगे वेरियस स्ट्रेटेजी जिससे अपन फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। तो बढ़ते अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को और स्टार्ट करते हैं अपन इसको डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर की डेफिनेशन से। तो डिसेबिलिटी क्या होती है? ये एक इम्पेयरमेंट होता है दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिजिकल हो सकता है। तो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ डेफिनेशन लिखनी होगी अपनी एग्जाम्स के अंदर और यहाँ से आपको एक में से एक पूरा मार्क मिल जाएगा अगर आप इस डेफिनेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। साथ ही अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो वहाँ पर तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा और फिर तो बिल्कुल ही आपके मार्क्स नहीं कट पाएंगे। देन अपन देखते हैं कि क्या होता है डिसेबिलिटी। तो ये इफेक्ट करती है अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ को और कंसिडरेबल अमाउंट में ये इफेक्ट करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई इफेक्ट हो जाए, बहुत बड़ा इससे इफेक्ट पड़ता है। इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फॉर्म बर्थ अकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये कभी भी अपने लाइफ टाइम में हो सकती है। हो सकता है कि आपकी बर्थ से आप डिसेबिलिटी आपको हो जाए या फिर ये हो सकता है कि बाद में कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कुछ चोट हो गई हो, इंजरीज हो गई हो, उसके कारण भी आप डिसेबल हो सकते हैं। नाउ डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। डिसेबिलिटी एक इंजरी होती है जो कि रेस्ट्रिक्ट कर देती है आपके फंक्शंस को और मूवमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल को। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी बार कि किसी के अगर लिम्स नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा? अपने नॉर्मल जो फंक्शंस है, डे टू डे लाइफ के जो मूवमेंट्स है, उनको आसानी से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सिंपल से परिभाषा है, इसको आपको याद रखना है और एग्जाम में बिल्कुल आप इसको रेप्लिकेट करके आ सकते हैं। बढ़ते अपन आगे एक और अगर आप सिंपल से डेफिनेशन देखना चाहें, अगर आप बाय चांस आपको वो याद नहीं हो तो मैं आपके लिए अल्टरनेटिव भी यहाँ पर लाया हूँ। तो डिसेबिलिटी एक मेडिकल कंडीशन होती है विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और मूवमेंट इन ए नॉर्मल वे। तो ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है, 3 ही 4 ही सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आपका पहला 1 मार्क क्वेश्चन भी डील हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें और अगर आप चाहें कि सर ये सारी डेफिनेशंस भी हमें समझ नहीं आ रही तो एक और ले लीजिए लास्ट डेफिनेशन डिसेबिलिटी की। तो डिसेबिलिटी क्या होता है? एक एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, इट इज़ नॉन एज डिसेबिलिटी। तो मैं बोलूँगा इट इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन। तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है, उसको आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसको अपने आगे भी पॉइंट्स बाय पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया है। देन डिसऑर्डर क्या होता है? तो डिसऑर्डर एक डिसरप्शन होता है ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म इज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसी को अपन डिसऑर्डर बोलते हैं। इनमें अपन आगे डिफरेंस भी देखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने डिफरेंस। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है अपने पास कि जो डिसेबिलिटी होती है वो होती है फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव कंडीशन जो कि इम्पेयर करती है किसी भी पर्सन की एबिलिटी टू एंगेज इन सर्टेन एक्टिविटीज़। जबकि डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक इलनेस होता है या फिर डिसफंक्शन होता है जो कि डिस्टर्ब कर देता है किसी भी फंक्शन, किसी भी पर्सन को मेंटली या फिजिकली। सिंपल सा है दोनों का डिफरेंस। देन यहाँ पर है देयर इज़ नो चांस टू बिकम नॉर्मल। एक बार अगर आपका पाँव निपट गया, आपका पाँव कट गया तो उसके बाद ये बहुत ही मुश्किल है और
मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि आप वापस से उस लिम्ब को पा पाओ, मतलब इम्पॉसिबल ही है। अगर आपको डिसेबिलिटी हो गई तो वो फिर परमानेंट डिसेबिलिटी ही रहती है। जबकि डिसऑर्डर में क्या होता है, हाई चांसेस रहते हैं कि आप नॉर्मल यहाँ पर बन जाते हो, क्योंकि डिसऑर्डर क्या होता है, मेंटल रहता है, जबकि डिसेबिलिटी फिजिकल रहती है। तो यही इसका मेन पॉइंट है और आपको उसको याद रखना है। देन डिसेबिलिटी इज कंसर्न विथ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कंसर्न हो सकती है, जैसे हाथ पाँव, ठीक है। जबकि जो डिसऑर्डर है वो लगभग मेंटल ही रहता है, मेंटल डिसऑर्डर से ज़्यादातर पाए जाते हैं। देन अपन यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देना चाहें, जैसे इन एग्जाम्पल्स को आप आगे भी मेंशन कर सकते हैं जो अपनों ने डेफिनेशंस देखी है। तो आप यहाँ पर 3 तरह के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, क्योंकि ये तीनों ही आपके सिलेबस में भी मेंशन है। जबकि 5 तरह के डिसऑर्डर्स आप लिख सकते हैं, जो कि ADHD, SPD, ASD, OCD और ODD। तो जो आपके सिलेबस में मेंशन डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटी है ना, उसी को आप एग्जाम्पल के रूप में लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स फैच आप करने वाले हो। बढ़ते अपन आगे, अब देख लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। 4.2 ये आपका टॉपिक है। तो उसमें फर्स्ट होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में 2 वर्ड से मिलकर ये बना रहता है, कॉग्निटिव और डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव क्या होता है, इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो कि क्रिएट करता है हिंडरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल, जिससे वो स्टोर, प्रोसेस, प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, और वहाँ पर वो जो छोटे से बच्चों को जो दिक्कत रहती है ना, वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी ही रहती है, जहाँ पर क्या होता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोर और प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। दिस एबिलिटी कैन इफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक और राइट भी वो आसानी से नहीं कर पाता है। तो पहली डिसेबिलिटी क्या हो गई, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। देन यहाँ पर क्या होता है, द इंडिविजुअल हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, उसको फॉलोइंग सिम्टम्स रहते हैं, जैसे मेमोरी का डिसऑर्डर उसको रह सकता है। देन हाइपर एक्टिविटी रह सकती है उसको। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मे नॉट हैव अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड, तो ज़्यादा लंबे समय तक तो किसी चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चों को क्लास लेने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड। देन डायलेक्सिया भी उसको वहाँ पर देखा जा सकता है। तो मतलब अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स है तो इसका मतलब ये है कि उसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो इन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में एग्जिबिट कर सकता है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। सिंपल सा था ये वाला टॉपिक। अगला है अपने पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होगा, जैसे नाम से क्लियर है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट लिमिटेशन आ जाएगी आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर आता है अपने पास रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब काम आप नहीं कर पाएंगे। और एडेप्टेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत आने वाली है, जिसमें रेंज ऑफ एवरीडे सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स भी रह सकती है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक जो इंडिविजुअल है वो प्रोसेस, कम्युनिकेशन, लर्निंग, इन सभी में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वो है जजमेंट। तो जजमेंट में भी दिक्कत आने वाली है। तो बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से लोगों को बाइक या स्कूटी चलाने में बहुत दिक्कत आती है, उनको अपन बोल सकते हैं कि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्योंकि वो जजमेंट नहीं कर पाते हैं कि यार बैलेंस में बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, आगे कितनी डिस्टेंस है, कहाँ से मुझे मोड़ लेना है, कहाँ से मुझे टर्न करना है। तो बिल्कुल ये वो इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो स्कूटी, बाइक और कार वार को नहीं सीख पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं। चलिए अगली अपने पास फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट है 4.2 का। और फिजिकल डिसेबिलिटी में जैसा नाम से ही पता लग रहा है, फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, मतलब आप फिजिकली अपने मूवमेंट को नहीं कर पाएंगे, आपकी फंक्शनिंग यहाँ से हिंडर होगी। देन उसके बाद अदर इम्पेयरमेंट सच एस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रह सकता है, ब्लाइंडनेस, एलिप्सी, देन उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर्स। तो ये सभी वेरियस काइंड्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर डिसऑर्डर्स रहते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी में आइदर भी मोटर डेफिशिएंसी और सेंसरी इंपेयरमेंट। अब फिजिकल डिसेबिलिटी में भी या तो आपके सेंसर्स में ही कोई दिक्कत हो। सेंसर्स कैसे, जैसे अगर आप कैंपिंग में गए हैं अपने सभी स्कूल के दोस्तों के साथ और वहाँ पर आप तापने बैठे हैं, ठीक है, अपने हाथों को गर्म करने बैठे हैं, तो अगर आपके हाथ वाले सेंसर्स एक्टिव हैं जो कि आपकी गर्मी को सेंस करते हैं, तब तो आप क्या होगा, जैसे ही ओवर हीटिंग होगी आप अपने हाथ को पीछे कर लेंगे। लेकिन अगर आपके बाई चांस उन सेंसर्स में डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होगा कि आपके हाथ पीछे नहीं होंगे और आपके हाथ वहीं पर जल जाएंगे। तो इसलिए फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को क्या रहता है, इस तरह के डिफेक्ट्स भी रह सकते हैं। अब ये जो सारे अपनों ने डिफेक्ट्स देखे हैं, ये परमानेंट इन ऑर्डर भी रह सकते हैं, ठीक है, कि बहुत से बच्चे हैं लर्निंग में दिक्कत है तो दिक्कत ही चल ही रही है ना, ख़त्म ही नहीं हो रही, तो वो आ जाएंगे अपने डिसेबिलिटी की कैटेगरी में। जो थोड़े से हील हो जाएं, जो क्योर हो जाएं, वो आ जाएंगे डिसऑर्डर की कैटेगरी में। और इसमें सबसे मेन कौन सी है, फिजिकल डिसेबिलिटी सबसे मेन है, और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा यही आती है। 3 मार्क्स के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट व्हाट इज़ फिजिकल डिसेबिलिटी, ये अलग से आ जाए, मेंटल अलग से आ जाए, कॉग्निटिव अलग से आ जाए। तो इस तरह की वेरियस डिसेबिलिटीज़ आपको एग्जाम में आ सकती है, तो आपको इसको याद रखना है।
बढ़ते अपन आगे, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर हैं, इसको मैंने फ्लो चार्ट्स के माध्यम से भी आपको बता दिया ताकि आप एग्जाम टाइम पर बहुत ही जल्दी से इसको रिवाइज कर पाएँ, और नोट्स तो आप डाउनलोड कर ही लेना डिस्क्रिप्शन के अंदर से। अगला अपने पास आता है वेरियस कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, क्यों डिसेबिलिटी होती है। तो पहला है जेनेटिक कॉजेज, मतलब आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी हो सकती है। सेकंड अपने पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो बहुत सी बार मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसके कारण क्या हो जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो आप खुद को ही मिसअंडरस्टूड करने लग जाते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को मिसअंडरस्टूड करते हैं, और वहाँ से आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। थर्ड आ जाता है एक्सीडेंट्स, तो बिल्कुल एक्सीडेंट तो एक बहुत ही कॉमन कॉज है डिसेबिलिटी का। आप कहीं कार से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पैर चले गए, तो वहाँ से आपको क्या हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। देन वेरियस कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता दिए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई, एजुकेशन की लैक है तो आपने क्या किया, कुछ ऐसे इक्विपमेंट को गलती से यूज़ कर लिया जिससे आपको डिसेबिलिटी हो गई। ड्रग और इंटॉक्सिकेशन, आपने बहुत ज़्यादा दारू पी ली, बहुत ज़्यादा ड्रग्स को कंज्यूम कर लिया तो उससे आपके हाथ पैर काम करना बंद हो गए। पुअर अप्रोच टू हेल्थ, ठीक है, आपने हेल्थ को बहुत ही पुअरली अप्रोच किया कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी समस्या है, छोटी मोटी अपने को यहाँ पर सूजन आ रही है, चलने देते हैं, सूजन बड़ी होती गई और आपका हाथ काटना पड़ गया, तो यहाँ से भी आपको डिसेबिलिटी हो सकती है। देन बहुत सारे से यहाँ पर मैंने कारण लिख सकते हैं, जैसे वॉर हो गया, पॉइजन हो गया, डिजीज़ है ना, डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसका आपको यहाँ पर बिल्कुल से ध्यान रखना है। रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग वैक्सीनेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। बढ़ते अपन आगे, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर यहाँ पर अपने पास अपने को पढ़ना है। 5 तरह के डिसऑर्डर्स अपने को यहाँ पर पढ़ने होंगे। पहला आ जाएगा ADHD, सेकंड आ जाएगा SPD, थर्ड इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ODD, OSD। इन सभी को बहुत ही डिटेल में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। OSD नहीं होगा, ये होगा OCD, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, OCD। इसको मैं यहाँ पर करेक्ट भी कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, और आप PDF में इसको करेक्ट कर लेना। तो ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म्स आ जाती है एग्जाम में, तो आपको फुल फॉर्म्स तो याद रखनी है। चलिए एक एक करके अपन अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं। पहला है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिस्टम्स रहते हैं जिसके अंदर इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस, ये सारी वहाँ पर पाई जाती है। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन जो कि अफेक्ट करती है हाउ कैन समवन सिट स्टिल फोकस एंड पे अटेंशन। तो यहाँ पर अगर किसी को ADHD की समस्या होगी ना, तो वो कहीं पर फोकस और अटेंशन नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअल विथ ADHD उसको क्या होगा, हैव प्रॉब्लम्स ऑन फोकसिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम रहेगी। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज मोर फाउंड कॉमन इन बॉयज़ देन इन गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स में ये कम पाया जाता है। वो आपने देखा होगा क्लास में भी अच्छे मार्क्स ले आती है, जबकि बॉयज़ उनका अगर ध्यान कहीं और फिक्स हो गया तो फिर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपका ध्यान भटक गया और आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, जबकि जो गर्ल्स हैं वो अच्छे मार्क्स ले आई। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, हमारी क्लास में भी ऐसा होता था। देन वेरियस सिम्टम्स अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है प्रॉब्लम टू ऑर्गेनाइज रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे, इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सेल्फ फोकस्ड आपका बिहेवियर हो जाएगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे डेफिनेटली, रेस्टलेसनेस आपको रहेगी, डे ड्रीमिंग आप करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, क्लास में आप बैठे हो और कुछ और ही सोच रहे हो, ट्रबल इन सीटिंग इवन इन शॉर्ट टर्म, केयरलेस मिस्टेक्स आप करोगे, ट्रबल इन प्लेइंग अटेंशन एंड फॉरगेट डेली एक्टिविटीज़ को भी आप करना ही भूल जाओगे। तो ये वेरियस सिम्टम्स रहते हैं ADHD के। कॉजेज़ की अगर अपन बात की जाए तो किस किस कारण से ADHD हो सकता है, अगर आपके दिमाग में कोई इंजरी है, ट्रॉमा है, अब आपका बर्थ वेट ही एकदम लो है तो इसके कारण भी ADHD हो सकता है। देन लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली ने शुरू से डिसिप्लिन नहीं रखा, आप कुछ भी खा रहे हैं चलेगा, है ना, आप 5 साल से सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ही खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपका पूरा डाइट प्लान बिगड़ जाएगा, डिसिप्लिन आपका बिगड़ेगा और डेफिनेटली वहाँ से आपको इस तरीके की समस्या हो सकती है। प्री मैच्योर बर्थ, ठीक है, आपका जैसे 9 महीने में आपको बर्थ होना था लेकिन आप 6 महीने में आपका बर्थ हो गया, तो उस टाइम पे भी ADHD की समस्या हो सकती है। देन स्ट्रक्चर एंड ब्रेन फंक्शन, हेरिडिटी, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इन सभी के कारण ADHD की बीमारी, ADHD का डिसऑर्डर आपको हो सकता है। तो ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में आप इसको एज इट इज़ रेप्लिकेट करके आ पाएँ। देन अगला है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सेंसर्स को प्रोसेस करने में आपको समस्या यहाँ से आने वाली है, तो डिफिकल्टी होगी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्सिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट कम्स थ्रू द सेंसर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आग के पास आप बैठे हैं, अगर SPD की आपको समस्या है तो आप सेंस नहीं कर पाओगे और आपका हाथ जल जाएगा। तो ये सिंपल सा ये, तो इसको आप याद रख सकते हैं। आप इसमें क्या टच, साइट, टेस्ट, मूवमेंट, इन सभी में आपको दिक्कत अब यहाँ से आने वाली है। वेरियस सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा मेंटल और बायोलॉजिकल सिम्टम्स, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स की अगर बात की जाए SPD की, तो यहाँ पर आ जाएगा डू नॉट एंगेज इन क्रिएटिव प्ले में आप नहीं एंगेज कर पाते हो, अवे फ्रॉम आप क्रिएटिव एक्टिविटीज से अवे रहने वाले हो एकदम। फिजिकल की बात की जाए तो पुअर आपका बैलेंस और बॉडी पोस्चर हो जाएगा,
फाइन मोटर जो आपके कंट्रोल हैं वो डिले होना स्टार्ट हो जाएंगे। पुअर कोऑर्डिनेशंस, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा। आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, आप देखेंगे कहाँ शॉट कहाँ जाएगा, तो इस तरह से आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि यहाँ SPD की समस्या शायद अपने को आ रही है। देन अगर अपन साइकोलॉजिकल की बात करें तो आप सोशल आइसोलेशन करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यार आपके सेंसेस इतने एक्टिव नहीं है, तो आप सोचोगे यार लोगों के बीच में जाऊंगा, फोकटी बेइज्जती होगी, इससे बढ़िया मैं अलग ही रहता हूँ। तो सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी के आप शिकार हो जाओगे। देन वेरियस कॉजेज अगर बात करें तो वही लगभग सेम ही रहेंगे। फूड एलर्जी, एनवायरनमेंट, एक्सपायर्ड ड्रग अगर आप ले लेते हो तो वहाँ पर आपके सेंसर्स फेल हो सकते हैं। इंजरी अगर कहीं पर हो जाए तो वहाँ पर बिल्कुल आपके सेंसर्स बिगड़ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको कुछ। देन एबनॉर्मल अगर आपका ब्रेन है तो भी, क्योंकि सेंसर्स कहाँ से कनेक्ट होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ओनली कनेक्टेड टू योर ब्रेन्स। तो आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं सभी सेंसर्स। तो अगर ब्रेन में कोई समस्या है तो SPD की बीमारी आपको, डिसऑर्डर आपको हो सकता है। देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन में आपको डिफिकल्टी होती है। मेन इसका यही पॉइंट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, कि आपको सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी होने वाली है, कम्युनिकेशन में चैलेंजेस रहेंगे और टेंडेंसी टू इंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर में आप इंगेज करने वाले हो। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है इन विच वी हैव डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स और बिहेवियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस एक ही बात का याद रखना है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी यहाँ से होने वाली है। सिम्टम्स की बात की जाए तो वही कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स, आई कॉन्टैक्ट आप नहीं मिलाओगे। देन उसके बाद डिफिकल्टी हुआ सोशल इंटरेक्शन, लगभग एक ही पॉइंट है और इसको बत्तीबाजी यहाँ पर करके 3-4 पॉइंट्स आपको बना देने हैं। तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखिएगा, डेफिनेटली इससे आप बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करने वाले हैं। सेम टू सेम एज इट इज यही फ्लो चार्ट आप वहाँ पर बना के आ जाइएगा। बढ़ते अपन आगे, और अगला क्या अपने पास कॉजेज़ ऑफ ASD अगर अपन देखें क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो मेल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी के कारण मेल न्यूट्रिशन है, आपको आपकी माता को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए तो डेफिनेटली वहाँ से ASD होने के चांसेस हैं। जेनेटिक फैक्टर, ब्रेन डेवलपमेंट में अगर दिक्कत है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। देन उसके बाद अपन देखते हैं ODD, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है, सेट ऑफ ये ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर आ जाता है। अपोजिशनल डिफाइंड बिहेवियर, इसमें क्या होगा, डिसऑर्डर में डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होगा किसी भी इंडिविजुअल का। आपने देखा होगा जैसे आपकी क्लास में कोई ना कोई एक ना एक ऐसा उद्यमी बालक होगा जिसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है। ठीक है, कुछ भी होगा क्लास में सबसे पहले उसी को डांट पड़ेगी, मतलब वो कुछ ना कुछ किसी न किसी के कीड़े करने ही वाला है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि हाँ इसको ODD की समस्या है, डिस्ट्रप्टिव इसका बिहेवियर है। और जो फिजिशियंस हैं वो डिफाइन करते हैं इस डिसऑर्डर को एज अ पैटर्न ऑफ डिसओबीडेंट। ठीक है, वो जो बालक रहेगा, वो जो उद्यमी बालक है वो डिसओबीडेंट रहेगा, किसी की बात नहीं मानेगा, होस्टाइल बिहेवियर रहेगा, डिफाइंड बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अथॉरिटी फिगर्स, है ना, प्रिंसिपल सर को ही वो कुछ ना कुछ बोल के आ जाएगा। तो इस तरह के आपको पक्का ऐसा ना ऐसा कोई ना कोई क्लास में बच्चा होगा, और जैसे मैं ODD बोलूँ वैसे आपके मन में वो बच्चा आ जाना चाहिए। तो आप डेफिनेटली उसको अपने एग्जाम में भी रेप्लिकेट करके आ पाएंगे। और देखिए बच्चों, ये जो सारे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन अलग से एज इट इज कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखेंगे 3 मार्क और 5 मार्क का, वो मैं आपको यहीं पर बताता चलूंगा कि अच्छा यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल एज इट इज डिक्टो आपको यहाँ से यहाँ तक उतार देना है। और फिर उसके बाद जैसे 3 मार्क का है तो आपके पास उसके बाद आप क्या कर देना, कुछ कुछ इस तरह के फ्लो चार्ट भी बना देना। जैसे सिम्टम्स ऑफ ODD बना दिया, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल। देन उसके बाद बिहेवियरल आपने यहाँ पर सिम्टम्स लिख दिए, कॉग्निटिव लिख दिया और साइकोलॉजिकल लिख दिए। तो अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप आराम से क्या करो, पहले ODD की पूरी डेफिनेशन सब कुछ लिख दो, सिम्टम्स लिख दो और कॉजेस लिख दो, आपका काम हो जाएगा। सिम्टम्स में देखो तो आर्ग्यू करेगा, फाइट करेगा, है ना, बस वो उद्यमी बालक की छवि अपने मन में रखिए कि आर्ग्यू कर रहा है, फाइट कर रहा है, ब्लेम कर रहा है दूसरों को, है ना, रिपीटेड डिसओबीडियंस के ऊपर इंस्टेंसेस आ रहे हैं। देन उसके बाद डिफिकल्टी, उसको कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी है, फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन उसको हो रहा है, ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे सिम्टम्स ऑफ ODD। देन साइकोलॉजिकल की बात की जाए तो फीलिंग ऑफ अनायंस, है ना, बिल्कुल रूठा रूठा ही रहता है, हर किसी से रूठा रूठा रहना है उसको, इरिटेट टू वर्क ऑफ देयर चॉइस, है ना, और किसी की चॉइस का वर्क उसको नहीं करना है, ना कि खुद की चॉइस का भी नहीं करना है। तो इस तरह का जो भी बच्चा है वो ODD की कैटेगरी में यहाँ पर आने वाला है। वेरियस कॉजेज देखें तो जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, तो ये तो लगभग सब जगह सेम ही रहेंगे, तो आपको इसमें बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक का किसी का याद रख लेना और सबका एक दूसरे में टपाटप करके आ जाना, आपका काम बन जाएगा। अगला है अपने पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD अपन इसको बोलते हैं। तो ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है पीपल ऑफ ऑल एजेस को, है ना, रिगार्डलेस ऑफ एज के 10 साल 12 साल हर किसी को ये हो सकता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या होता है, इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स कॉट इन अ साइकिल ऑफ ऑब्सेशंस एंड कंपल्शन। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑब्सेशन और कंपल्शन के साइकिल में फंस जाता है, इट कैन बी सेड दैट पर्सन विद OCD आर प्लेग्ड टू कांस्टेंट थॉट्स ऑफ फियर दैट कॉज देम टू परफॉर्म रिचुअल्स और रूटीन्स। तो वो क्या करते हैं,
कोई इंडिविजुअल रूटीन को परफॉर्म करते रहते हैं, मतलब उनको ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि यार ये चीज़ तो मुझे करना ही करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, मुझे रोज़ वहाँ पर क्या करना है, पहले जिम का माथा टेकना है और उसके बाद फिर मुझे जाना है। तो इस तरह का अगर किसी का बिहेवियर हो जाता है, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस उसको अगर कुछ लगने लगते हैं, उसके साइकिल्स में फंस जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस ये 2 वर्ड्स याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। और ये डेफिनेशन सिंपल से, इसको याद रख लेना, आराम से आपको अपनी एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं इसके भी वेरियस कॉजेज वॉजेस क्या है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है जो कि रिपीटेटिव अनवांटेड थॉट्स आपकी माइंड में लाता रहेगा, ठीक है। आपको रिपीटेटेड अनवांटेड थॉट्स आएंगे, यार ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, अरे यार अगर ये नहीं कर पाया तो क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्या फेल हो जाऊंगा तो ये तो नहीं हो जाएगा, क्या घर वाले मुझे घर से तो नहीं भगा देंगे। तो इस तरह के आपको थॉट्स आने लगेंगे, और ऐसा थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के आप करीब आ रहे हैं। To get rid of unwanted thoughts, he or she should perform the same task or activity again and again, ठीक है। और अगर उस थॉट से बचने के लिए वो क्या करता है, सेम टास्क को अगेन एंड अगेन पढ़ने लग जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दूं कि अगर आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली थॉट्स आ रही है एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, अगर मैं ये नहीं पढ़ के जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे घर वाले बाहर निकाल देंगे, ये सब आपके थॉट्स आ रहे हैं। तो आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहते हो, दिस, अरे यार याद नहीं हो, वापस करता हूँ। तो इस तरह का जो बिहेवियर है उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। एक चीज़ के प्रति ऑब्सेशन और कंपल्शन हो जाना। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा मतलब ये टॉपिक है, आराम से इसको लिख सकते हैं। सिम्टम्स में आपको ये 2 चीज़ लिख के आनी, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव थॉट्स। ऑब्सेसिव थॉट्स कौन कौन से आएंगे और कंपल्सिव कौन से आएंगे। ऑब्सेसिव थॉट्स में क्या आ सकता है कि फीलिंग ऑफ कंटामिनेशन बाय जर्म्स, कि यार कहीं कंटामिनेट तो नहीं हो जाऊंगा मैं। एक्सेसिव फोकस ऑन द रिलीजियस एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला जिम में गए माथा टेक के आप जा रहे हैं, ठीक है। फियरिंग ऑफ लूजिंग ऑफ थिंग्स, सुपरस्टिशियस सब बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्सेशंस। कंपल्शन में क्या हो जाएगा, हर चीज़ को डबल बार चेक करना कि यार सही तो हो रहा है ना। रिपीटिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन वॉशिंग क्लीनिंग एक्सेट्रा, और जंक फूड और इन सभी को एक्यूमुलेट करना, तो इसको बोलते हैं कंपल्सिव बिहेवियर। वेरियस कॉजेज देखें तो लगभग सेम ही कॉजेज हैं, बायोलॉजिकल, जेनेटिक, इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल, और आराम से इसको लिख के आ सकते हैं। अब डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स देख लेते हैं, क्या क्या शिष्टाचार हैं जो कि आपको फॉलो करना है जब आप किसी पर्सन के पास जाते हैं। तो व्हेन टॉकिंग विद अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पीक डायरेक्टली टू दैट पर्सन रादर देन यूजिंग ए साइन लैंग्वेज या इंटरप्रेटर। तो किसी इंटरप्रेटर को मत ले जाइए। अगर किसी को डिसेबिलिटी है, अगर मान लीजिए उसके पाँव सही नहीं है, तो आपको इंटरप्रेटर ले जाने की क्या जरूरत है, आप आराम से उससे बात कीजिए, वो भी आपसे बात कर लेगा। देन सेकंड है, व्हेन इंट्रोड्यूस टू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, इट इज अप्रोप्रिएट टू ऑफर अ शेक हैंड्स, तो आप उससे शेक हैंड्स कर सकते हैं। पीपल विद लिमिटेड हैंड्स यूज हु वियर एन आर्टिफिशियल लिम्ब कैन यूजली शेक हैंड, है ना। ऐसा नहीं कि आप उनसे शेक हैंड नहीं करें, शर्माइए मत, आप उनसे हैंड शेक कीजिए, वो भी आपसे हैंड शेक कर लेंगे। जिसके हाथ नहीं है तो वो भी आर्टिफिशियल लिम्ब लगा लेगा और वो भी वहाँ पर हैंड शेक कर सकता है। शेकिंग हैंड्स विद द लेफ्ट हैंड इज एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग, तो जो भी आप नॉर्मल एटिक्वेट फॉलो करते हैं वही आपको यहाँ पर भी करना है। देन यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ, यूज पर्सनस नेम रादर देन एनी डिसेबल रिलेटेड वर्ड, है ना। तो जैसे अगर किसी के पाँव नहीं है ना, तो आप उसको लंगड़ा नहीं बोल सकते, ए लंगड़े चल, ऐसा अगर बोलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स के खिलाफ है, उसको बुरा लग सकता है। तो आप जो भी उसका नाम है, सपोज उसका नाम रमेश जी है, तो आप उससे बोले रमेश जी कैसे हो आप, तो वहाँ पर अच्छे से आपको रिप्लाई कर देंगे। डू नॉट इंटरेक्ट टू ए कंपेनियन, ये अपने देख लिया। हैंड शेक कीजिए, अटेंटिवली उससे आप सुनिए, ऐसा नहीं कि वो डिसेबल पर्सन है तो आप उसकी बातों पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा करेंगे तो उसको बुरा लग सकता है। देन इन केस ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी ऑलवेज आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फर्स्ट, है ना। अगर आप कोई विजुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको दिख नहीं रहा है, तो आप पहले अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए कि मैं ये हूँ और मैं इस पर्पज़ से आया हूँ, तो डेफिनेटली उसका आसानी होगी। ऐसा नहीं पीछे जाके थप्पा मैं कौन हूँ ऐसा बोलोगे तो भाई साहब वो और ज़्यादा चढ़ जाएगा। वेट अंटिल ऑफर टू हेल्प इज़ एक्सेप्टेड, तो आप तब तक वेट कीजिए जब तक वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता है। जैसे कोई व्हील चेयर पे, आपने क्या किया, फटाफट गए पीछे से दोनों वो पकड़े और उसको रोड क्रॉस करवा दिया। भाई साहब पहले उससे पूछ तो लो कि आपको रोड क्रॉस करना है फिर नहीं, अगर हाँ भर दे तो फिर करवा दो। कन्वर्सेशन एट आई लेवल पर कन्वर्सेशन करना है ना, आई टू आई। जैसे वो थोड़ा नीचे बैठा है तो आप भी नीचे के चेयर पर बैठ जाइए, फिर कन्वर्सेशन करिए। ऐसा नहीं ऊपर जाके और कैसा है, ऐसा करोगे तो वो नाराज़ हो सकते हैं। ट्रीट एडल्ट एज एडल्ट, कोई बड़ा आदमी है तो उसको बड़े आदमी की तरह ट्रीट करो, है ना। ऐसा नहीं कि डिसेबिलिटी के कारण आप उसको बच्चा समझने लग गए। नेवर लीन ऑन द व्हील चेयर, है ना। ऐसा नहीं व्हील चेयर पर यूँ बिल्कुल लीन करके यूँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो ऐसा करोगे तो वो नाराज़ हो सकता है। एड्रेस द पर्सन विद डिसेबिलिटी एज एड्रेस टू अदर पीपल, है ना। दूसरे लोगों को जैसे आप एड्रेस करते हो वैसे डिसेबल पीपल्स को भी आप एड्रेस कीजिए। नेवर पेट्रोनाइज द पीपल ऑन व्हील चेयर, तो जो व्हील चेयर है उन पर जो भी पर्सन बैठे हैं उनको बिल्कुल भी आपको पेट्रोनाइज नहीं करना है, वरना वो वहाँ पर बुरा मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 3-4 आप याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में आए तो कोई
कोई भी 6 पॉइंट्स लिख देना, बस यही आपको करना है। चलो, तो ये वापस यहाँ पर मैंने थोड़े से डिटेल में आपको बता रखे हैं, जब आप PDF देखें तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना, बहुत सिंपल ये पॉइंट्स हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो जो अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उन तक कैसे अपन फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हैं। फर्स्ट है उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाओ। प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाओगे तो क्या होगा कि उनको कंफर्टेबल फील होगा और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है उसको भी अपन वहाँ पर देख पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, और अगर किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो अपन उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, जो उनका इंटरेस्ट है उस बेसिस पर आप एक्टिविटीज़ कराओ, ठीक है। जैसे अगर कोई चल नहीं सकता, उसको चेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसको चेस खिलवाओ, उसमें वो ज़्यादा आगे जा पाएगा। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज उनके लिए लागू की जाए। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में ऐसा नहीं कि अगर कोई सही से देख नहीं पा रहा है तो भी आप उसको वो हार्ड वाली बॉल से खिला रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, नहीं, उसको फिर आप ब्लाइंड क्रिकेट में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर उसको पूरा मज़ा भी आएगा और वो खेल का पूरा एंजॉय ले पाएगा और उसके अनुसार भी वो रहेगा। अगला अपने पास है मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स कीजिए, जैसे अपनों ने आगे देखा। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट उनके लिए बनाइए ताकि वो बिना किसी फर्दर इंजरी के वहाँ पर खेल पाए और पार्टिसिपेशन कर पाए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ MCQ। SPD की एक्सटेंडेड फॉर्म फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। रिपीटेड एक्शंस को अपन बोलते हैं ODD। देन उसके बाद चिल्ड्रन विच इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट विद इन द सोसाइटी, वो सफ़र कर रहा है ADHD से, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देन एक्सपेंडेड फुल फॉर्म ऑफ ADHD, ये बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आपको आंसर देना है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ASD क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर आर नॉट कॉज्ड बाय, डिसऑर्डर किसके कारण नहीं होते हैं? तो दे आर नॉट कॉज्ड बाय बैलेंस फूड से, यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ODD, ODD की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ODD होती है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। OCD की होती है अपने पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एंड देन उसके बाद नेम द टीचर हु इज़ स्पेशली ट्रेंड होता है टू वर्क विद द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये जो अपना टीचर होता है वो रहता है स्पेशल एजुकेटर। विसल्स और गन्स कौन से गेम्स में यूज़ नहीं की जाती? तो डीफ ओलंपिक्स में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डीफ का मतलब होता है जिनको सुनाता नहीं है। अब जिनको सुनाता नहीं है वहाँ पर आप अगर विसल्स और गन्स बजाओगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अपन लाइट या टॉर्चेस का यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चन। 3 और 5 मार्क्स मैं आपको लेसन्स के बीच में बता चुका हूँ और 1 मार्क मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है। आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को मॉनिटर करूंगा और अगर वहाँ पर कोई भी गलती होगी तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।